क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। मैंने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, उसके इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आज हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे आपका ए प्लस बी आपका मान लीजिए एक्स प्लस वाई, तो हमारा ये क्या है, ए रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। ये आपका प्रोडक्ट्स। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द एटम्स इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ एटम्स क्या हो गए, इधर के जो वेरियस टाइप्स ऑफ द नंबर्स ऑफ एटम्स हो गए ये इक्वल हो गए आपके प्रोडक्ट साइड के। तो ये क्या है, ये आपका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो सेटिस्फाइड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से पहले जो मास होगा वही केमिकल रिएक्शन के बाद भी मास होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो उसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे अगर मास इक्वल है, इसका मतलब जो नंबर्स ऑफ एटम्स हो गए वेरियस टाइप्स एलिमेंट्स के और रिएक्टेंट साइड के मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड के दोनों इक्वल होंगे। तो हम क्या, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम इसको बैलेंस करते हैं, तो उसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जनरली हमारा जो बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को जब उसके सिंबल या फार्मूला के द्वारा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करते समय हम दो तीन बातों पे ध्यान रखेंगे। जैसे किसी भी फार्मूला को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वी शुड नेवर द चेंज ऑफ इट्स फार्मूला और इट्स सिंबल। जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन का हम डाई एटॉमिक हमेशा O2 से रिप्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन से हमेशा H2 से, और ये नाइट्रोजन गैस N2 से। जैसे H2SO4 है, तो इसका जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम बैलेंस करते समय चेंज नहीं कर सकते। वहां बैलेंस करते समय नहीं कहेंगे कि वहां पे अगर कहीं 3 ऑक्सीजन का आइटम्स है हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दें, इधर भी SO3 कर दें। ये इस तरह नहीं होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला हो कभी चेंज नहीं होगा। तो बैलेंस करते समय हमें ध्यान रखना। और नेक्स्ट में हम जब बैलेंस करते समय क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेके हम देखते हैं। हम क्या एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन के बाद क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। तो अब यहाँ पे क्या, ये हमारा रिएक्टेंट्स है और इधर क्या हमारा प्रोडक्ट्स है। अब हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम मेटल को चेक करेंगे जो क्या है, मोनोएटॉमिक है। जो मोनोएटॉमिक पहले उसको बैलेंस करना देखेंगे। तो हम पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे इन रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट्स, और इधर लिख लेंगे इन प्रोडक्ट्स। अब मैं इसे कॉलम बना लेंगे। आपके जो जो एटम्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम 1 by 1 करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉपर एटम्स। फिर सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ आपका सोडियम एटम्स, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हम यहाँ पे कॉपर का देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कॉपर हमारा कितने एटम है, कॉपर के कितने एटम है। तो यहाँ पे कॉपर के क्या है, सिंगल एटम है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब हम इसको प्रोडक्ट साइड में भी चेक करते हैं। प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। अब हम आते हैं सल्फर पे। सल्फर का कितना है, सिंगल है, तो सल्फर का भी 1 लिख लेंगे। उधर देखते हैं सल्फर का कितना, यहाँ भी सल्फर का सिंगल एटम है, तो यहाँ भी 1 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे कितना है, 4 और +1, यहाँ पे कितना टोटल हो गया, 5 एटम है रिएक्टेंट साइड पे। अब हम देखते हैं कि
प्रोडक्ट साइड में कितना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम है, 4 एटम है। यहाँ पे कितना, OH का ट्वाइस है, इसका मतलब O में जब मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब वहां पे देखते हैं कि हाइड्रोजन का कितना है। अब यहाँ पे सोडियम का कितना है, 1 है, और इधर सोडियम का कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, और उधर हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पे ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा, 2 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा डिफरेंट कौन कौन सा है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इधर 5 है, इधर 6 है, इधर सोडियम 1 है, इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जनरली मेटल को हम चेक करेंगे। तो मेटल में यहाँ क्या है, कॉपर इधर भी है, कॉपर इधर भी है। अब इधर क्या है, सोडियम है, सोडियम का यहाँ 1 एटम है, इधर क्या है, 2 एटम है। तो अभी हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें रिएक्टेंट साइड में, तो हमारे प्रोडक्ट साइड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 ही होता है। जब भी होगा यही रहेगा, केवल हम इसमें मल्टीप्लाई करके इस नंबर्स को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम का हमारा 2 एटम्स है, तो हमको 2 एटम्स करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब भी होगा पूरे कंपाउंड के साथ होगा, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहाँ 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में आप फिर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CuSO4। अब जब 2 से हम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कंपाउंड के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 2NaOH। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuOH ट्वाइस और प्लस Na2SO4। अब जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर चेक करेंगे। अब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम का कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो अब रिएक्टेंट साइड में मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो अभी ऑक्सीजन का जो एटम्स अभी क्या था, 5 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करेंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन अभी क्या हो गया, 2 हो गया। अभी पहले क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम इक्वल करेंगे, तो अब इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट साइड में यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, सल्फर का भी 1 एटम है तो यहाँ भी 1 एटम है। अब यहाँ ऑक्सीजन के भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया 2। अभी क्या रिएक्टेंट साइड का जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, अब इक्वल हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड के एटम्स है। तो अभी क्या हो गया, ये हमारा अभी बैलेंस हो गया। तो जब भी हम यहाँ पे कोई चेंज करेंगे तो उसको फिर लाके यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर हम इसको चेक करते रहेंगे जब तक कि ये बैलेंस न हो जाए। इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे और चेंज करने के बाद फिर यहाँ पे हम वैल्यू रख के उसको फिर वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई करेंगे कब, जब हमारा रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एटम्स और हमारे प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों जब तक कि इक्वल ना हो जाए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो लेते हैं, ये क्या, आयरन प्लस वाटर। यहाँ पे वाटर का स्टीम होता है, स्टीम से जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयरन का सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। इसको लिखते हैं आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। अब इसकी हम बात करेंगे तो क्या होगा, आयरन का क्या होता है, एक होता है FeO जिसको बोलते हैं आयरन सेकेंड ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसको हम फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं और इसका कॉमन नाम है आयरन सेकेंड ऑक्साइड। इसका जस्ट क्या होता है, एक Fe2O3 होता है, इसको बोलते हैं आयरन का थर्ड ऑक्साइड, इसका एक कॉमन नेम है और इसका नेम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। अब ये FeO और Fe2O3 को दोनों को हम प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, Fe3O4। ये अब क्या हो जाएगा, आयरन का सेकेंड और आयरन का थर्ड ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम है मैग्नेटिक ऑक्साइड, भी इसको बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो हमारा ये आयरन का सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड है। तो अभी यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ये आपका आयरन है, ये वाटर स्टीम है। अब इससे रिएक्शन करता है क्या बनता है, Fe3O4 प्लस H2। बट क्या ये बैलेंस है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे बैलेंस का, तो हम क्या करेंगे, सेम वही
यहां पे लिख लेंगे इन रिएक्टेंट्स और इधर लिख लेंगे प्रोडक्ट्स। अब इधर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम। कौन कौन से एटम है, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ आयरन, फिर क्या है आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आयरन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो क्या है, आयरन के कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन के 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितने, 2 है। तो अभी जो हमारे पास ये है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। अभी जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो नॉट इक्वल टू द हमारे प्रोडक्ट साइड के, क्योंकि इधर आयरन का 1 है तो इधर क्या है, 3 है, अनबैलेंस है। इधर हाइड्रोजन का 2 है, ये पहले बैलेंस है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अनबैलेंस। तो कोई भी अगर एक एटम्स अगर इधर से इधर बैलेंस नहीं है तो कहलाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मेटल पहले लेते हैं। मेटल, तो मेटल में क्या होगा, यहाँ पे आयरन की एक एटम, यहाँ पे क्या है, 3। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3Fe प्लस H2O। अभी आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे क्या है, आयरन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी क्या, ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में तो ये पूरे के साथ कंपाउंड के साथ होगा। जब पूरे कंपाउंड के साथ हो गया तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट बन जाएगा आपका 3Fe प्लस 4H2O। यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस अभी H2 लिखते हैं, अभी H2 लिखते हैं। अब बैलेंस फिर चेक करेंगे। जब हमने यहाँ पे 4 यूज किया तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे 4 किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ये भी 4 है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो क्या है, ये 3 है, ये तो ठीक है। अब ऑक्सीजन का कितना है, 4 है, ये भी इक्वल है, प्लस हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, यहाँ पे 8 होने चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन को 8 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O, ये आपका हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे। आयरन के 3 एटम्स रिएक्टेंट साइड में, 3 एटम प्रोडक्ट साइड में, 8 एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में। अब इधर भी 8 एटम्स हो गए, आपका A2 है, 8 एटम्स हो गए प्रोडक्ट साइड में। अब इधर भी आते हैं तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स और इधर भी 4 एटम्स। हमारा अभी क्या हो जाएगा, यह भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस वाटर। ये रिएक्शन करने के बाद क्या रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखिए क्या ये बैलेंस है, यहाँ पे सोडियम का कितना है, 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में सोडियम का भी 1 एटम है। हाइड्रोजन का कहाँ पे, यहाँ पे 2 एटम्स है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 2 कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस, इधर लिखेंगे इन रिएक्टेंट्स और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे कौन कौन से एटम है, लिखेंगे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम एटम्स के हमारे कितने एटम है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, हमारा रिएक्टेंट्स है, हमारा प्रोडक्ट्स है। तो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है,
ऑक्सीजन कितना 1 है। अब हम इस साइड आते हैं, सोडियम के कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3 है। तो अब हम क्या पे सोडियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कभी भी हाइड्रोजन 3 एटम्स में इधर जब भी यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको बैलेंस करने के लिए अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड अगर कर दें तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस H2O, अभी बनेगा तो क्या हो जाएगा 2NaOH और प्लस H2। अब यहाँ पे क्या, इधर भी मैंने 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया, अब इधर 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया, तो अभी क्या हो गया यहाँ पे H2O। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे इधर प्रोडक्ट साइड में। अभी प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 हो गया, हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 और प्लस 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 हो गए। अभी ऑक्सीजन की इधर रिएक्टेंट साइड में कितने सिंगल है, अब यहाँ पे 2 हो गए, 2 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करते। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये दोनों के साथ होगा, तो यहाँ पे जब दोनों के साथ हो गया तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा 2Na प्लस 2H2O, क्या हो जाएगा 2NaOH प्लस आपका 2NaOH प्लस ये हो जाएगा H2। अब हम एक बार फिर बैलेंस करके देखेंगे। अब यहाँ पे सोडियम के कितने हैं 2, तो यहाँ पे सोडियम के कितने हो गए 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। अब इधर साइड में आते हैं, सोडियम के कितने हैं 2, इधर भी सोडियम के 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 2 से जब मल्टीप्लाई होगा, जब कोई कंपाउंड होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है NaOH या H2SO4, कोई भी अगर कंपाउंड है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाइड है तो इस कंपाउंड के में जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे एटम के साथ 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन का 2 एटम है तो ये 4 एटम बन जाएगा, सल्फर का सिंगल है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के पहले से 4 एटम है तो कितने हो जाएंगे टोटल 8 हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सोडियम के भी होंगे, 2 ऑक्सीजन के भी होंगे और 2 हाइड्रोजन के भी होंगे। तो 2 ऑक्सीजन का यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स यहाँ से और 2 एटम्स यहाँ से, टोटल कितना हो गया 4। तो अभी हमारा क्या बन गया, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया, अभी ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसको पीछे आके रीचेक करेंगे कि फिर हमारा अभी तक बैलेंसिंग कहाँ तक गया। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रीचेक करेंगे, ये तब तक प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि हमारा दोनों साइड इक्वल ना हो जाए। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आसान हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, अमोनिया बना रहा है। अभी क्या अनबैलेंस था, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में क्या सिंगल एटम्स है, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इधर क्या 3 एटम्स है, तो ये अनबैलेंस है। अब इसको हमको बैलेंस करना, क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे रिएक्टेंट्स और इधर लिख लेंगे प्रोडक्ट्स। अब इधर हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ आपका नाइट्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2 है, तो 2 लिख लेंगे। नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2 है। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 3 है। नाइट्रोजन के प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1 है। अब क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन को ले लें चाहे हाइड्रोजन को ले लें, पहले नाइट्रोजन को ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या n है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, H2 प्लस N2, हमने प्रोडक्ट साइड में कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2NH3 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर 2NH3, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट के रूप में है, एक कंपाउंड के रूप में है, तो कंपाउंड में जब भी मल्टीप्लाई होगा तो केवल n में नहीं होगा, ये पूरे के पूरे कंपाउंड में होगा। तो 2n का मतलब यहाँ n का तो 2 एटम्स हो गया, लेकिन अब साथ में हाइड्रोजन कितने हो गए
6 एटम हो गए, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए प्रोडक्ट साइड में? 6 हो गए। अगर हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्टेंट साइड में क्या हो जाएगा? 3H2 प्लस N2, अब यहाँ पे हो जाएगा 2NH3। अब हम फिर चेक करेंगे कि क्या बैलेंस है कि नहीं। अभी यहाँ पे तो बैलेंस नहीं था, अभी यहाँ फिर चेक करेंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 6, तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 6। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2, तो यहाँ पे भी हो गया 2। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, नाइट्रोजन के 2, तो हमारा नाइट्रोजन के 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 जा 6। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? हमारा दोनों इक्वल हो गया। अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया? इक्वल हो गए, तो हमारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बैरियम क्लोराइड है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO पर BaCl2। रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है? बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट क्या होता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो अब यहाँ पे हमको बैलेंस करना है। अभी बैलेंसिंग है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन का कितने एटम्स है? 2 एटम्स है, बट यहाँ पे क्या है? क्लोरीन का 1 एटम्स है। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एक भी एटम मिसमैच है, मीन्स ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट साइड, और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट्स। अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे कौन कौन से एटम है? बैरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5। बैरियम के कितने रिएक्टेंट साइड में? 1 है। क्लोरीन के कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। सल्फर का कितना? 1 है। ऑक्सीजन का कितना? 4 है। हम अगर इस साइड आए तो बैरियम का कितना? 1 है। सल्फर का कितना है? सल्फर का भी 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 4 है, तो ऑक्सीजन का भी 4 है। हाइड्रोजन का कितना है? 1 है, और क्लोरीन का भी 1 है। अगर हम चेक करें तो हमारा बैरियम का क्या 1 है? प्रोडक्ट साइड में 1 है, यानी ये बैलेंस्ड है। हमारा सल्फर भी बैलेंस्ड है, और हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। केवल हमारा H और Cl ये हमारा अनबैलेंस्ड है। तो अगर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये पूरे कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा? नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा आपका BaCl2 प्लस H2SO4। अब ये हो जाएगा BaHO4 प्लस 2HCl। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गया, क्लोरीन के 2 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 हो गया। अब चेक करेंगे तो हमारा बैलेंस है, हमारा सारा बैलेंस है। तो इस तरह हम बैलेंसिंग कर लेंगे, कोई इजी भी हो जाता है। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या हो रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सल्फेट के कितने हैं? 3 है, यहाँ पे सल्फेट के कवर 1 ही है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड सिंगल है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है? एक अनबैलेंस्ड है। हमको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे सीधे प्रोसेस पे आते हैं। यहाँ पे क्या है? सल्फेट का 3 है, यहाँ पे सल्फेट का 1 है। तो हम क्या करेंगे? पहले ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट में लिखेंगे Al2SO4 आपका थ्राइस प्लस NaOH, ये बना तो क्या बन जाएगा? AlOH थ्राइस प्लस, अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे के साथ होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी होगा पूरे कंपाउंड के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3Na2SO4। अब क्या करना? जब हमने यहाँ किसको बैलेंस कर लिया? SO4 को बैलेंस कर लिया, लेकिन अब जब SO4 को बैलेंस किया तो यहाँ पे सोडियम के कितने हो गए? 6 हो गए, और इधर सोडियम के कितने हैं? केवल 1 है। तो हम क्या करेंगे? अब इस सोडियम को बैलेंस करने के लिए इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने क्या किया था? इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 किया था, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ सोडियम का जब 6 हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? Al2SO4 थ्राइस प्लस 6NaOH। अभी हमारा हो जाएगा AlOH थ्राइस प्लस 3Na2SO4। अब यहाँ पे फिर चेक करेंगे।
जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को चेक करेंगे। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, अब ये हमारा बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे फिर चेक किए तो हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे सोडियम का 6, यहाँ सोडियम का 6 बैलेंस हो गया, सल्फर का 3 और सल्फर का 3 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 3 है, हाइड्रोक्साइड के 3 है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइड के 6 हो गए। इसका मतलब इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट बनेगा आपका Al2SO4 थ्राइस प्लस 6NaOH। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2AlOH थ्राइस प्लस 3Na2SO4। अब यहाँ फिर हम रीचेक करेंगे। अब क्या है, एल्युमिनियम के यहाँ कितना है एटम्स है, 2 है, यहाँ पे भी कितने हो गए 2 है। हाइड्रोक्स सल्फेट के कितने 3 है, सल्फेट का ऑलरेडी 3 है। सोडियम के 6 है, सोडियम का 6 है। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के और 6 हाइड्रोजन के भी है। यहाँ पे कितने 3 ऑक्सीजन इंटू 2 कितना 6 ऑक्सीजन के हो गया, और 3 हाइड्रोजन इंटू 2 क्या हो 6 हाइड्रोजन का। हमारा अब इक्वेशन क्या हो गया, ये आपका ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मीन्स हुआ कि हमारा कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन है तो उसमें हमको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन कैसे मिले, तो हमको क्या उसका रिप्रेजेंटेशन जो है केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन ही हमारा वो इंफॉर्मेशन देता है। तो कितने तरीके से हो सकता है, ये आपका हो सकता है इंडिकेटिंग बाई फिजिकल स्टेट, सेकेंड आपका है इंडिकेटिंग बाई हीट चेंजेस या टेम्परेचर चेंज कह सकते हैं। टेम्परेचर चेंजेस। थर्ड है इंडिकेटिंग बाई its condition, अब यहाँ पे क्या है, इंडिकेटिंग बाई फिजिकल स्टेट, इंडिकेटिंग बाई द हीट चेंजेस या टेम्परेचर चेंजेस, और इंडिकेटिंग बाई द इट्स कंडीशन। ये 3 ऐसे हैं जो कि इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द इक्वेशन विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या है, मोर इंफॉर्मेटिव। यानी जो हमको केमिकल रिएक्शन के विषय में अधिक इंफॉर्मेशन देता है उसी को इंफॉर्मेटिव कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, इंडिकेटिंग बाय फिजिकल स्टेट, इंडिकेटिंग बाय हीट चेंजेस और इंडिकेटिंग बाय इट्स कंडीशन। अगर एग्जांपल लें जैसे A प्लस B, अगर ये रिएक्शन करने के बाद X प्लस Y बना रहा है तो यहाँ पे क्या आपको कंपाउंड के नेम तो पता चल रहा, बट इसके स्टेट क्या है, इसके कंडीशंस क्या है और इसके टेम्परेचर की स्थिति क्या है, ये हमको इस इक्वेशन से फाइनल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस इक्वेशन को लिखने के बाद हम उसके कंडीशन को, उसके स्टेट्स को, उसके हीट चेंजेस या टेम्परेचर चेंजेस को जो हम शो करते हैं वही हमको बताता है कि हमारा केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव है। तो हमारा इंफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, तो अगर एग्जाम्पल लें एक तो यहाँ पे क्या है, जिंक प्लस H2SO4, यहाँ H2SO4 क्या है, ये डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट H2SO4 तो क्या बनता है हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ जिंक क्या है, जिंक हमारा जो स्टेट होता है किस स्टेट में होता है, सॉलिड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम इसको सॉलिड स्टेट लिख देंगे। यहाँ पे H2SO4 क्या है, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, ये एक्वस स्टेट में हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब यहाँ पे जो जिंक सल्फेट बना हमारा कौन सा बनेगा, ये हमारा एक्वस स्टेट में बनेगा। और हमारा जो हाइड्रोजन क्या है, गैस के रूप में है, हमारा क्या है, गैस के रूप में। हम इसके सिंबल के साथ साथ, इसके फार्मूले के साथ साथ जो इसके स्टेट को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, हमको मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। तो ये हमको अधिक से अधिक हमारा क्या सूचना दे सके। तो यहाँ पे जिंक क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ए एक्वस स्टेट में है, ये जिंक सल्फेट एक्वस, हाइड्रोजन गैस स्टेट में है। और प्लस क्या होता है, ए हीट भी जनरेट करता है। तो ये हमारा
ये हमारा एक तरह से मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशंस है। इस तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। अब फिजिकल स्टेट का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ये कौन से कंडीशन में होता है, ये एक्वस में होता है। हम इसका कंडीशन क्या लिखेंगे, एक्वस। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कौन से कंडीशन में होती है, गैस में होती है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में फाउंड होता है, तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में हो गया। वाटर कौन से स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो हमारा ये क्या इंडिकेटिंग बाई फिजिकल स्टेट, यहाँ पे इंडिकेटिंग बाई क्या हो गया, फिजिकल स्टेट, जो इसके फिजिकल स्टेट को बता रहा है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि एक्वस फॉर्म में है कि गैस है। जो इस तरह की स्टेट को बताएगा वो हमारा इंडिकेटिंग बाई फिजिकल स्टेट हो गया। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं इंडिकेटिंग बाई हीट चेंजेस का। नेक्स्ट क्या है, बाई इंडिकेटिंग हीट चेंजेस। हीट चेंजेस का एग्जांपल अगर लेते हैं क्या, ये कार्बन प्लस, जब इसको हम ऑक्सीजन से हीट कराते हैं, हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या प्लस, यहाँ पे क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो ये क्या है, कार्बन क्या है, एक सॉलिड स्टेट में है, ये क्या है, गैस स्टेट में। जब ये ऑक्सीजन में बर्न होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सा स्टेट है, ये गैस स्टेट है। यहाँ पे क्या हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये तो फिजिकल स्टेट तो शो कर रहा है, फिजिकल स्टेट के साथ साथ क्या कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हीट प्रोड्यूस करता है तो मैंने पहले पार्ट 1 में मैंने बताया था कि ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो इंडोथर्मिक होगा। अगर हीट प्रोडक्ट के दौरान, प्रोडक्ट्स बनने के दौरान प्रोड्यूस हो रही है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इंडोथर्मिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट हमारा प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अभी इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपका ये CH4, ये क्या मीथेन गैस है, प्लस O2, ये आपका बना CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, आपका हीट एनर्जी। अब यहाँ पे अगर करें तो CH4 क्या है, मीथेन है, ये मीथेन गैस है, कौन सा फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन ऑलरेडी गैस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, बट वाटर कौन सा है, वाटर वेपर के रूप में होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है, क्योंकि इतनी हीट एनर्जी निकलती है कि वाटर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज हो पाता। तो यहाँ पे जो इसके फिजिकल स्टेट क्या होगा, ये तो फिजिकल स्टेट को शो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हमारी ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या बताता है, ये चेंजेज ऑफ हीट बता रहा है। अब इसको बैलेंस कर दे तो क्या हो जाएगा, ये अब इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, अभी इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2O2, और यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तक 2H2। अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स और 2 एटम्स, कार्बन का 1 एटम्स और यहाँ पे कार्बन का 1 एटम। तो यहाँ पे क्या है, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, यहाँ पे हमारा क्या शो कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे भी हीट एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो ये भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अब नेक्स्ट हम आते हैं आपका बाय इंडिकेटिंग इट्स कंडीशन। अब कंडीशन में क्या क्या है, अब इसको हम भी एग्जांपल के लेके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारा पोटेशियम क्लोरेट है। अब यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे जो मैग्नीज ऑक्साइड है, ये किस तरह का काम कर रहा है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, जिसके प्रेजेंस में हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, पार्ट्स नहीं है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये भाग नहीं लेता, लेकिन इसके प्रेजेंस के बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हो और अगर वहां पे अगर कोई आदमी आके उस लड़ाई को करवा देता तो किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। मतलब उसके प्रेजेंस के बिना वो संभव नहीं था, जब वो आया तो उसने काम शुरुआत करा दिया। तो इसी तरह यहाँ पे अपनी मैग्नीज ऑक्साइड है, ये मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे भी क्या है, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड, यहाँ पे क्या है, गैस। तो फिजिकल स्टेट तो शो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैस स्टेट फिजिकल स्टेट के साथ क्या है, ये आपका कंडीशन शो कर रहा है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन ए है कि जब तक मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंस नहीं रहेगा तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, इसके साथ साथ हमें क्या करना, इसको ये जो डेल्टा का जो साइन है, ये डेल्टा साइन किसके लिए है, हीट के लिए।
इसका मतलब इस रिएक्शन को हमें हीट करना पड़ा। जब पोटेशियम क्लोराइड को हम जब हीट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब ये पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म करता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये हमारा क्या है, बाय इंडिकेटिंग इट्स कंडीशन। तो जो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इंडिकेशन के थ्रू, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जब हम शो करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा का साइन, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड लिखेंगे। इस एरो के नीचे जो ये साइन होता है ये बताता है कि हमारा मैग्नीज ऑक्साइड जो है एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है, और जो हीट की उपस्थिति में अगर इसको रखते हैं तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेथेनॉल, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, तो मेथेनॉल बनाता है। अब यह कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से कंडीशन में आता है, ये फिजिकल स्टेट इसका गैस है, इसका भी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। और यहाँ पे जब ये मेथेनॉल बनाता है तो कौन सा स्टेट में आता है, ये लिक्विड स्टेट में है। अब यहाँ पे गैस यहाँ पे लिक्विड है, तो फिजिकल स्टेट को शो कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो ये रिएक्शन के नीचे हमारा जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड किसका काम कर रहे हैं, कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। एक जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ही जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मेथेनॉल फॉर्म होता है, मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन यही है, ये जो कंडीशन क्या शो कर रहा है, यहाँ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का प्रेजेंस होना चाहिए, बट इसके साथ साथ हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्लस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा 300 atm ही होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन के साथ जब हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन फॉर्म कराएंगे तभी हमारा ये मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है। तो हम इस किसी भी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ साथ उसके स्टेट्स को, उसके कंडीशन को, उसके हीट चेंजेस को, या कोई भी कंडीशन हीट चेंजेस या उसके स्टेट्स की जो भी कंडीशन है उसको हम साथ साथ केमिकल रिएक्शन के साथ साथ इक्वेशन लिखते समय उसमें शो करते हैं, ताकि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो मोर इंफॉर्मेटिव बन सके। हम यहाँ पे आपको हार्ट स्टेट क्वेश्चन एक देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर क्वेश्चन लेते हैं तो when the solution of substance X is added to a solution of potassium iodide, यहाँ पे when the solution of substance X is added to a solution of potassium iodide when yellow solid separates out from the solution। तो यहाँ पे हमको इसमें से 4 आंसर देने हैं। पहला क्या है, what do you think the substance X is likely to be, आपका ये जो substance X है क्या है। सेकेंड आंसर देना है the substances which yellow solid, ये जो येलो सॉलिड के रूप में आपको सेपरेट्स हो रहा है ये क्या है। और थर्ड आपको देना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो केमिकल रिएक्शन है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। और फोर्थ में आपको इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और साथ में इसके फिजिकल स्टेट को भी शो करना है। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमारा कौन सा सोल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ये जब येलो सॉलिड क्या होता है, येलो सॉलिड हमेशा प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को हम जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते थे तो हमको कौन सा येलो प्रेसिपिटेट के रूप में क्या मिलता था, लेड आयोडाइड मिलता था। तो हम यहाँ पे क्या है, तो हमारा थिंक द सब्सटेंसेस एक्स, यहाँ पे एक्स सब्सटेंसेस क्या है, हमारा एक्स सब्सटेंसेस क्या है, लेड नाइट्रेट है। ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। इसका फार्मूला क्या होता है, PbNO3, आपका ये ट्वाइस PbNO3 ट्वाइस हो गया। अब आपका नेम द सब्सटेंसेस विच येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे हमारा येलो जो प्रेसिपिटेट कौन सा फॉर्म होता है, हमारा लेड आयोडाइड होता है। लेड आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है, लेड आयोडाइड हो गया, लेड आयोडाइड। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लेड आयोडाइड। हमारा ये सेकेंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और थर्ड कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। एक तो आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और अब चेंज ऑफ कलर भी है। यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट के कलरलेस है, यहाँ पे क्या येलो कलर का हमको ये आपका प्रेसिपिटेट मिलता है। तो येलो कलर कौन सा होता है, ये आपका कौन सा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। अब यहाँ कह रहा है कि
हमने 3 का आंसर दिया। अब हमको यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो हमको केमिकल इक्वेशन क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला PbNO3 का ट्वाइस, प्लस इसको हमको किससे रिएक्शन कराना है, पोटेशियम, आपको आयोडाइड से कराना है। अभी क्या फॉर्म हो रहा है आपका ये फॉर्म होगा पोटेशियम I2 फार्मूला होता है, प्लस आपका KNO3। अब हमको यहाँ बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करेंगे, अभी देखिए अभी NO3 यहाँ पे क्या, जो NO3 है क्या ट्वाइस है, यहाँ पे NO3 क्या सिंगल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा, हमारा पोटेशियम क्या हो जाएगा 2 एटम्स हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेड का 1 एटम, यहाँ पे आयोडीन का 2 एटम्स, यहाँ पे आयोडीन का 2 एटम्स, यहाँ पोटेशियम का 2 एटम, और नाइट्रेट का फॉर्म का ट्वाइस है, तो यहाँ भी ट्वाइस है, तो हमारा है और बैलेंस हो गया। तो हमको यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने राइट कर दिया। अब साथ में क्या मेंशन करना है, हमें मेंशन करना है इसका फिजिकल स्टेट। तो हमारा ये सोल्यूशन होता है, तो कौन सा स्टेट में हो गया, सोल्यूशन हमेशा इक्वस स्टेट में हो गया। ये भी हमारा कौन सा सोल्यूशन है, तो यहाँ क्या इक्वस स्टेट में है। ये क्या बोलना है, सोल्यूशन ऑफ, यहाँ भी सोल्यूशन है और यहाँ भी सोल्यूशन है, तो ये सब्सटेंसेस एक्स और सोल्यूशन है, तो ये भी इक्वस स्टेट, ये भी इक्वस स्टेट। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये लेड आयोडाइड का हमको येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। कौन सा कलर का है, ये येलो, जब प्रेसिपिटेट होता है तो कौन सा होता है, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। और फिर हमारा जो ये है क्या, ये हमारा इक्वस फॉर्म हो गया, आपका पोटेशियम नाइट्रेट इक्वस फॉर्म में होता है। तो हमारा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया विथ क्या हो जाएगा, इसका फिजिकल स्टेट के साथ मेंशन भी है। तो हमारा ये चारों आंसर कौन होगा, हमारा यहाँ पे सब्सटेंसेस एक्स जो था क्या है, लेड नाइट्रेट है, और ये जो येलो कलर का जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है लेड आयोडाइड है, और हमारा ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट शो कर रहा है, और हमारा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट स्केल में, when a metal X treated with dilute acid Y, then gas Z is evolved which burns readily by making a little explosion। अब यहाँ पे हम कोई भी मेटल को जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें गैस इवॉल्व होती है जो कि रेडली बर्न्स होती है और एक लिटिल एक्सप्लोजन के साथ। तो हम यहाँ पे क्या होता है, ऐसी कौन सी गैस है जो बर्न होती है, तो जब भी हम डाइल्यूट एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, और रेडली बर्न भी होती है, और हमारा एक लिटिल एक्सप्लोजन भी देता है पॉप साउंड के साथ। तो हम यहाँ पे पहले क्या क्वेश्चन क्या दे रहा, पहला क्वेश्चन है कि नेम एनी 2 मेटल्स विच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स। तो हम कोई भी मेटल्स 2 ऐसा ले लेते हैं जो कि हमको एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो मेटल वैसे बहुत है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ठीक है, आपका जिंक है। तो हम कोई भी 2 एनी मेटल लिख ले, तो एक हो जाएगा आपका जिंक और एक हो जाएगा आयरन। इसको लिख सकते हैं जिंक और आयरन। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया, जिंक एंड आयरन। सेकेंड है क्या, नेम एनी 2 एसिड विच कैन बिहेव लाइक एसिड। तो कोई भी आपको 2 एसिड के नेम्स लिखने हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, क्योंकि हमें जब ये रिएक्ट करना है डाइल्यूट एसिड है, तो डाइल्यूट आपका हो जाएगा H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड हो जाएगा डाइल्यूट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे 2 नेम एनी 2 एसिड, तो कोई भी 2 एसिड्स का हमने नेम ले लिया। अब यहाँ पे नेम द गैस जेड, यहाँ पे जेड जो होता है कौन सा गैस होता है, हमारा ये जो गैस जेड क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस होता है, इसको लिख देंगे हम हाइड्रोजन गैस हो गया, इसका सिंबल होता है H2। अब यहाँ पे इस गैस जेड लाइटर और हैवियर देन एयर, तो हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है, एयर से हमेशा लाइटर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटर गैस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइटर देन एयर। अब नेक्स्ट क्या है, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब भी हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व होती है तो उसके साथ हमारा हीट प्रोड्यूस होता है,
ठीक है ना। तो जब हीट प्रोड्यूस होता है तो हमारा रिएक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। हमारा ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना, हमें इसी इक्वेशन को बैलेंस करना है और उसके फिजिकल स्टेट को भी राइट करना है। हम इसमें से कोई भी एक मेटल ले लें। हम मेटल ले लिया क्या, जिंक ले लिया, तो जिंक ले लिया। अब इसको हमने डाइल्यूट H2SO4 से, हमने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4, ये क्या है हमारा है डाइल्यूट है, डाइल्यूट H2SO4 से क्या करा हमने, रिएक्शन करा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बैलेंस, जिंक का एक एटम, जिंक का एक एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम्स, हाइड्रोजन का 2 एटम, यस का 1, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना है। एक जिंक क्या होता है, मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है। एक डाइल्यूट है, इसका मतलब हो गया एक्वस स्टेट हो गया। अब जो जिंक सल्फेट बनता है ये भी हमारा एक्वस स्टेट होता है। और हाइड्रोजन क्या होता है, गैस स्टेट में होता है। प्लस ए हीट भी प्रोड्यूस करता है, ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो एक चेंज इन टेम्परेचर भी शो करता है और इवॉल्व द गैस भी होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देता तो क्या लिखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारा रिएक्शन हो गया। अगर सेकेंड रिएक्शन अगर आयरन से भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे आयरन प्लस क्या है, HCl, आयरन और प्लस HCl। आप यहाँ पे क्या, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ भी कौन सा एसिड है, ये भी आपका डाइल्यूट फॉर्म में है। तो क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, गैस। ये आपका एक्वस हो गया, आपका ये भी एक्वस है क्योंकि डाइल्यूट है। अब ये क्या है, सॉलिड स्टेट है। अब यहाँ पे क्या है, आयरन। अब इसको बैलेंस अगर करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर दें तो ये फिर Cl2 प्लस H2, हाइड्रोजन का 2 एटम्स, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 2, आयरन का 1। तो हमारा ये आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया 6 का। ओके।